जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो असाइनमेंट आपको दी गई थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। असाइनमेंट थी हमारा चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये दो क्वेश्चंस थे, इनको आपने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी करना था और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी करना था, यानी हर क्वेश्चन को 2 दफ़ा करना था। तो फिगर्स को कंपेयर कर लेते हैं। जो आपका पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का? -0. भैया एक मिनट, अरे जिस स्टूडेंट से पूछो सिर्फ वही बताए क्या आंसर आ रहा है। -1.13 समथिंग, यही आंसर आ रहा है पॉइंट में। और आर्क इलास्टिसिटी में क्या आंसर आ रहा है? -0.92। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या आंसर आ रहा है मेरे में? पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या आंसर आ रहा है भैया? अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट बोले अभी दरखास्त की है, वो एक कहेगा, वो 2 आवाज आएगी, उधर से 5 आवाज आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। जिससे पूछ रहा हूँ दरखास्त है कि वो ही आंसर करे। जी मेरे भाई आप बताइए। -0.125 ये पॉइंट इलास्टिसिटी से है। और आर्क से क्या आंसर है? माइनस जी आपका क्या आंसर? -0.134। क्वेश्चन नंबर 5 का आर्क इलास्टिसिटी से आंसर है -0.134। ठीक है। और इससे मुझे ये सबक मिला है, आइंदा कोई भी आपको क्वेश्चन देना खुद पहले सॉल्व करके लाना, आप पे नहीं रहना। छोटा सा क्वेश्चन है और उस पे आपके आंसर एक दूसरे से डिफरेंट है। चले बहरहाल, चले ये आपने आंसर मैच कर लिया। चलिए अच्छा, अब एक चीज सुन लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको दोनों तरीकों से कहा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पॉइंट मेथड से भी और आर्क मेथड से भी। एग्जाम में डेफिनेटली आप जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हमने किसी एक तरीके से ही करना होगा, या पॉइंट मेथड से या आर्क मेथड से। ठीक है, दोनों तरीकों से एक क्वेश्चन को नहीं करना। अब यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि हमने किस मेथड को फॉलो करना है। इसके बारे में रूल सुन लीजिए तसल्ली के साथ। मेरे भैया आपस में डिस्कशन ना कीजिए यार। मेरे भैया मैं जो करवा रहा हूँ पहले वो तो कर ले, कि आपका मसला पहले सॉल्व कर दूंगा। ये आप लेट ज्वाइन किया ना आपने, ये भाई को क्लास के बाद इनसे सिस्टम समझेगा, हमारी क्लास के चलने का सिस्टम क्या है। आपने पहले दिन से ज्वाइन किया ना, वो पहले दिन का लेक्चर याद है ना आपको? ये भाई को जरा समझाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने जरूर होते हैं, हमने 1000 क्वेश्चन पूछे, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम होता है क्वेश्चन के पूछने का, वो हमने एलोकेट किया। वो टाइम क्या है वो आप भाई को बता दें। तो सुन लीजिए कि हमने एग्जाम में कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन पॉइंट इलास्टिसिटी से कैलकुलेट करना है, हमने सॉल्व करना है, और कौन सा आर्क से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहली चीज तो आपने क्वेश्चन में देखना है कि उसने क्या खुद से मेथड स्पेसिफाई किया है। अगर तो मेथड उसने खुद से स्पेसिफाई किया हुआ पॉइंट या आर्क, तो फिर आपने इसे उस स्पेसिफाइड मेथड के मुताबिक सॉल्व करना है। अगर पॉइंट मेथड का है तो पॉइंट मेथड से, आर्क मेथड का है तो आर्क से। अब लेकिन यहाँ पे कंफ्लिक्ट है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में और जो आई कैप सजेस्टेड सॉल्यूशन दे रहा है उसमें। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसमें आई कैप की आदत क्या है कि आई कैप अगर तो मेंशन है पॉइंट या आर्क से, तो फिर तो उसी तरीके से क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनमें कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सा पॉइंट से करना है, कौन सा आर्क से करना है। इस सिचुएशन में आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है वो फॉलो करता है पॉइंट मेथड को। यानी जहां कहीं उसने क्वेश्चन तो दिया है, मेथड मेंशन नहीं किया, पॉइंट है कि आर्क, तो आई कैप का क्वेश्चन बैंक किसको फॉलो करता है? पॉइंट। लेकिन आई कैप के जो पास पेपर्स हैं, जो आई कैप का एग्जामिनर है, जो सजेस्टेड सॉल्यूशन बनाता है,
वो इस सिचुएशन में आर्क मेथड को फॉलो करता है। वो इस सिचुएशन में किसको फॉलो करता है? यानी अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है मेथड पॉइंट लगाना है कि आर्क लगाना है, तो फिर तो जो मेथड उसने मेंशन किया है उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉइंट या आर्क, तो इसमें आई कैप का क्वेश्चन बैंक क्या करता है? पॉइंट मेथड। और आई कैप का एग्जामिनर जो इसने जैसे सोल्यूशन बनाता है जो, वो क्या करता है? आर्क करता है। तो इसीलिए आपके लिए रिकमेंडेड क्या अप्रोच है भला? आर्क मेथड। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आई कैप का क्वेश्चन बैंक जो है वो किसने बनाया। वो कोई गोरे थे वो बना गए, उन्होंने अजीबोगरीब सी कैलकुलेशन कर गए वो। लेकिन हमने जो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अगर मेथड मेंशन नहीं है, कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे? आर्क मेथड। इसमें मैं आपको आई कैप के कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस बता देता हूं, जिनमें यही होगा कि उसने मेथड मेंशन नहीं किया, लेकिन जो अडॉप्ट किया है वो पॉइंट। वो है एमसीक्यूज, आई कैप के एमसीक्यूज नंबर 18, 24, 28, 32। एमसीक्यूज में से क्वेश्चन नंबर 18, 24, 28, 32 ये आपकी होम असाइनमेंट में भी शामिल है। ठीक है, ये आपने आज करने हैं। और आई कैप के जो एमसीक्यूज के अलावा दूसरे क्वेश्चन हैं, इनमें ये देखिए आपकी आज की होम असाइनमेंट में क्या शामिल है? एमसीक्यूज के क्वेश्चन नंबर 18, 24, 28, 32 ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। और वो इसमें मेंशन नहीं किया होगा उसने मेथड कौन सा है, लेकिन किस मेथड से किए हैं? पॉइंट मेथड से। आर्क मेथड जो है वो हमारा, आपने बोलना था लेक्चर में, आई कैप ने जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिए हैं उनमें पॉइंट मेथड को प्रेफर किया है, एग्जामिनर आर्क मेथड को कर रहा है। और आई कैप के क्वेश्चन बैंक में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से, इलास्टिसिटी से रिलेट करते हैं, ये आपकी होम असाइनमेंट में शामिल है। एमसीक्यू नंबर 18, 24, 28, 32 और इसके अलावा जो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस हैं, ये तो एमसीक्यूज थे, उनमें है क्वेश्चन नंबर 3.4, 3.14, 5.7C और 5.12B। ठीक है भैया, आई कैप का क्वेश्चन बैंक आई कैप की वेबसाइट पे है, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लॉगिन से, और वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है भैया, नेट भी क्या मैं आपके घर में लगवा के दूंगा? कितने क्या चाह क्या रहे हैं? ये राइस का है ना नेट, ये जो है ये जो राइस कनेक्ट कर लेना ये राइस के नेटवर्क के साथ। हाँ तो डाउनलोड करें, जहाँ पे इतनी मूवीज डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे ये एक बुक भी छोटी सी 4-5 MB की होगी, डाउनलोड कर लीजिए। भाई आप यूएसबी लेके आइए, मैं आपको बुक दे देता हूँ, वो पड़ी हुई है मेरे पास। आप यूएसबी ले आइए, टीए रूम में किसी भी टीए से कोई भी बुक कह दे वो आपको अवेलेबल कर देगा, किसी भी सब्जेक्ट की बुक। भाई ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला। मैंने आपको सिर्फ असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट चेक करनी है, आप जिस तरीके से भी कीजिए। वैसे इसका आसान तरीन हल ये है, अगर क्लास में किसी भी एक स्टूडेंट के पास बुक है, आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, हाँ ये भाई को दीजिए, ये तस्वीर उतार भैया, मोबाइल से इतने काम लेते हैं ना, ये काम भी लीजिए। चलिए बस कर दीजिए। अच्छा, और इसी तरह ये तो मैंने आपको बता दिए आई कैप के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन हैं, इसे अगर आप आई कैप के पास्ट पेपर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो और इस बात को वेरीफाई करना चाहते हो कि आई कैप का एग्जामिनर जो है वो किस अप्रोच के मुताबिक क्वेश्चन करता है, जब कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती, पॉइंट मेथड या आर्क मेथड, उसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑटम 2018 में, ऑटम 2016 में और ऑटम 2015 में। ये 3 अटेम्प्ट्स मैंने आपको बताए, इनमें ये रिसेंट अटेम्प्ट्स हैं जिनमें इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनमें जब कभी वो क्वेश्चन देता है मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, और वो किस मेथड से सॉल्व कर रहा है? आर्क मेथड से। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आई कैप के क्वेश्चन बैंक में और जो जैसे सॉल्यूशन बनाया जाता है एग्जामिनेशन बॉडी जो बनाते हैं लोग, इनमें कन्फ्लिक्ट है कि अगर मेथड मेंशन नहीं कौन सा मेथड यूज किया जाए। और हम क्वेश्चन बैंक के बजाय जो आई कैप का जैसे सॉल्यूशन बन रहा है
उसको फॉलो करेंगे, यानी अगर मेथड मेंशन नहीं हुआ आर्क मेथड से करेंगे हमेशा। आप जब आज होम असाइनमेंट करेंगे तो आपके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि ये क्वेश्चंस आपने एक दफा पॉइंट से करने हैं और एक दफा आर्क मेथड से करने हैं, आपने दोनों से करना है, ठीक है। हाँ जी, और कल मैं सारी लिस्ट खुद लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा, बल्कि आपको वो रिटर्न फॉर्म में ही दे दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोलना एक एक फिगर जो है वो मुश्किल होगा कि पॉइंट में क्या आंसर आता है और आर्क में क्या आंसर आता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, इस असाइनमेंट में इस इशू के अलावा, पॉइंट मेथड के आर्क मेथड, इसके अलावा कोई और इशू हो तो पूछ लीजिए। कैलकुलेशन आसान थी, समझ आ गई आपको? कंसेप्ट भी पढ़ लिया, समझ आ गया? आज के लेक्चर की तरफ चलें। जी जी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है जी? कह रहा है, अच्छा, प्राइस ऑफ ए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा उसने हेराफेरी की है। कह रहा है प्राइस ऑफ ए कंपोनेंट इज ₹1.50 पर यूनिट एंड इट्स एनुअल डिमांड इज 900,000 यूनिट्स। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ 20 पैसा पर यूनिट। उसने इंक्रीज बताया, कितना हुआ? न्यू प्राइस नहीं बताई। उसने कहा एग्जिस्टिंग प्राइस 1.5 है, 20 पैसा इंक्रीज करेंगे, तो 20 पैसा इंक्रीज होके नई प्राइस 20 पैसा नहीं है, नई प्राइस 1.7 है। इसी तरह उसने डिमांड में भी यही खेल खेला। क्या? उसने एग्जिस्टिंग डिमांड का 900,000 है और फिर कहा कि डिमांड, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड 15,000 से कम हुई है। अब कम होके 15,000 नहीं हुई, बल्कि 15,000 से कम हुई, यानी इसका मतलब है न्यू डिमांड क्या होगी? 885,000। ये उसने थोड़ा सा ट्रिक खेला है, जिसमें शायद कोई स्टूडेंट जो है वो गलती कर गए हो। कितने स्टूडेंट ने इस पॉइंट पे गलती कर दी? हाँ, अच्छा, 8-10 स्टूडेंट ने अपने मकसद में कामयाब हो गए। बहरहाल अब हमें पता है कि क्या है वो। आप ये मैथ में भी सिखाया करते थे आपको, इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू वाला, और डिक्रीज बाय और डिक्रीज, ये वही इशू है। हाँ बिल्कुल जी। और कोई क्वेश्चन? यहाँ हमें कल वाला लेक्चर याद नहीं रहता, वो साल पहले वाली बात कहाँ याद रहने जी। चले, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चले, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो ये देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। परसेंटेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। अच्छा, जहन में रखिएगा, वो स्टार्ट में जब मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था ना कि इलास्टिसिटी, और उसका 2 हिस्से किए थे, डिमांड लेफ्ट साइड पे, सप्लाई राइट साइड पे। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे 3 टाइप्स थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलहदा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलहदा, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलहदा। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है हम उसको कवर कर रहे हैं, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। लेकिन ज़हन में रखिएगा, इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, और फिर इसके बाद सप्लाई साइड पे भी हमने जाना है, फिर जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशंस हैं इसको कंप्लीट कर लेंगे। कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन करनी है, 3 मेथड हैं। कौन कौन से? परसेंटेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा कि इसमें परसेंटेज में फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला होता है जिसको यूज करते हुए इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके आगे 2 वेरिएंट्स हैं, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। पॉइंट मेथड में जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो बेस बनाते हैं सिंगल पॉइंट को, यानी ओरिजिनल पॉइंट जो होता है, ओल्ड वैल्यू। और आर्क मेथड में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम बेस बनाते हैं एवरेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, दोनों को। तो ये हमने कल इसको सीख लिया, इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ली। अब आते हैं टोटल रेवेन्यू मेथड की तरफ और ज्योमेट्रिक मेथड की तरफ। देखिए, टोटल रेवेन्यू मेथड क्या है? एक इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल, उसने ये इजाद की, एक रिलेशनशिप इजाद किया। उसने कहा जो टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी होती है इसका आपस में रिलेशनशिप होता है, इसका आपस में रिलेशनशिप होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट कीजिए, एक बिजनेस है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं और वो बिजनेस फॉर एग्जांपल आइसक्रीम सेल करते हैं।
अब तीनों पार्टनर सर जोड़ के बैठे हैं कि कैसे अपने बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाया जाए, हमारे बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। उसमें से पहले पार्टनर ने क्या रिकमेंडेशन दी, उसने कहा बहुत आसान, ऐसा करते हैं हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ जाएगी तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। बताइए आपके ख्याल में क्या ये पार्टनर सही कह रहा है? नहीं, दूसरे पार्टनर ने यही कहा, उसने कहा लगता है तुमने मैथ तो पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। मैथ ये कहता है कि जी प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखें मैथमेटिकली तो ये बात शायद ठीक है, इकोनॉमिक्स कहती है ये बात गलत है, क्योंकि जहां पे आप प्राइस बढ़ाएंगे आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो पहले पार्टनर की सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब दूसरा पार्टनर क्या कह रहा है? दूसरा पार्टनर कह रहा है कि हमने क्या करना चाहिए, प्राइस को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 में पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में कि जब किसी भी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, वो मल्टीप्लाई होगा तो टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बताइए क्या इसकी बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तीसरा पार्टनर कहने लगा नहीं नहीं, लगता है तुमने चैप्टर 2 तो पढ़ा है लेकिन चैप्टर 3 जिसने पढ़ाया गया था तुमने छुट्टी की थी, इसलिए कि चैप्टर 3 जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ये कहता है कि प्राइस बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड, गौर से सुनिएगा अगले अल्फाज, अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाएं, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी लेकिन ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। क्यों? क्योंकि इनइलास्टिक है, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो फिर प्राइस कम करनी चाहिए, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड ज्यादा रेशो से बढ़ेगी, प्राइस डिक्रीज कर, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब बताइए कौन से वाला पार्टनर की एडवाइस सही है? तीसरे वाले पार्टनर की। तो बताइए जब कभी हमने बिजनेस में डिसीजन करना है कि प्राइस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो किस चीज को सामने रख के फैसला करना चाहिए? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अगर डिमांड अब गौर से सुनिएगा, अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अगर डिमांड इनइलास्टिक है प्राइस इंक्रीज करेंगे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिमांड इनइलास्टिक है प्राइस डिक्रीज करेंगे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड इलास्टिक है प्राइस इंक्रीज करेंगे टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड इलास्टिक है प्राइस डिक्रीज करेंगे टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर तो डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर डिमांड इनइलास्टिक, गौर से सुनिएगा, अगर टेक्निकल पॉइंट है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इनइलास्टिक डिमांड पे प्राइस बढ़ाएंगे टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्राइस कम करेंगे टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू अपोजिट। और याद रखें मैं प्राइस और टोटल रेवेन्यू में बता रहा हूं, प्राइस और डिमांड में नहीं बता रहा, प्राइस और टोटल रेवेन्यू। अगर डिमांड इलास्टिक है प्राइस बढ़ा दी टोटल रेवेन्यू क्या होगा? कम होगा। और अगर डिमांड इलास्टिक है प्राइस कम कर दी टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अब आप बताइए एग्री करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और टोटल रेवेन्यू में रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। ठीक, तो अगर फिर से बताइए, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज करेंगे टोटल रेवेन्यू, और अगर डिमांड इलास्टिक है प्राइस डिक्रीज करेंगे इंक्रीज हो जाएगा। ये जहन में रखना है, इनइलास्टिक में प्राइस और टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलास्टिक में प्राइस और टोटल रेवेन्यू
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखें, जैसे हम इन इलास्टिक डिमांड, अब देखें ये इक्वेशन समझे एक तरह से है, प्राइस, टोटल रेवेन्यू और इन इलास्टिक। अगर मैं आपको प्राइस और टोटल रेवेन्यू पे इफेक्ट बताऊं, बता सकते हैं डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? बिल्कुल। अगर प्राइस बढ़ाई टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, बताइए डिमांड क्या है? प्राइस बढ़ाई टोटल रेवेन्यू कम हो गया, प्राइस बढ़ाई टोटल रेवेन्यू उधर ही है। अब देखिए बगैर बताएं, प्राइस कम हुई टोटल रेवेन्यू बढ़ गया, प्राइस कम हुई टोटल रेवेन्यू कम हो गया, प्राइस कम हुई टोटल रेवेन्यू सेम है, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई। ये कुछ भी नहीं है, ये तो ये रिलेशनशिप ही नहीं है। पहले बताया ये रिलेशनशिप बताता है प्राइस और टोटल रेवेन्यू का, प्राइस और डिमांड का नहीं बताता। ये क्वेश्चन ही गलत है। वैसे अगर प्राइस बढ़े और डिमांड भी बढ़ जाए, कौन सी प्रोडक्ट होती है? गिवन गुड होती है। तो बताइए, अगर प्राइस और टोटल रेवेन्यू पे इफेक्ट बताऊं, बता सकते हैं डिमांड इलास्टिक इन इलास्टिक है? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछूं, मैं आपको ये बताऊं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी क्या है और बताऊं प्राइस इंक्रीज डिक्रीज, आप टोटल रेवेन्यू पे इफेक्ट बता देंगे? एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड है इन इलास्टिक, उसकी प्राइस डिक्रीज की, टोटल रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड इलास्टिक है, बताइए प्राइस को इंक्रीज करेंगे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपने ज़हन में, इसको यूं समझिए ये एक तरह से इक्वेशन है। भाई समझ आए? नहीं समझ आए? नहीं, अब आप कहें न्यूमेरिक एग्जाम्पल के साथ समझाएं, कहें नहीं अभी डायग्राम भी आते हैं, भाई तरतीब से चलें। भाई आज आपकी इकोनॉमिक्स बड़ी उबल उबल के बाहर आ रही है। खैर हाँ, अंदर इकोनॉमिक्स का समंदर ठाठे मार रहा है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना कोई लहर बाहर आ जाती है। होल्ड कर लें, कोई बात नहीं। अभी बात न्यूमेरिक एग्जाम्पल तो कहें ना सर, न्यूमेरिक एग्जाम्पल से समझाएं। ये न्यूमेरिक एग्जाम्पल है आपके सामने, वो जो एंड में मेरे उनको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, ये ठीक है, ये डब्बे पूरे नजर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे आ जाए, आगे भी थोड़ी सी जगह। प्राइस 10, डिमांड 15, टोटल रेवेन्यू 150, प्राइस बढ़ा के कर दी 15। अब बताइए अगर प्राइस बढ़ाई और इसमें डिमांड हो गई, फर्ज कीजिए ये है 10, प्राइस बढ़ाई डिमांड हो गई, तो अब बताइए यहां पे आया 150, ये क्या होगा? यूनिट इलास्टिक। कैसे पता चला यूनिट इलास्टिक है? आपने तो फार्मूला कैलकुलेट ही नहीं किया। प्राइस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू सेम है, जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू सेम रहे तो वो क्या हो जाता है? यूनिट इलास्टिक। ये साबित हो गया। आगे चलते हैं। प्राइस 10 है, इस पे डिमांड 15, प्राइस बढ़ा के 15 कर दे और इस पे डिमांड आ गई 5। अब बताइए ये अमाउंट क्या है? टोटल रेवेन्यू 75। तो अब बताइए ये डिमांड क्या हुई? प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम हो गया, कौन सी प्रोडक्ट हुई? लास्ट आखिरी एग्जांपल। ये ले, आप बताएं, ये तो लास्ट ही क्या भैया? आपका जवाब गलत हुआ। लास्ट जी 15 जी। अब बताइए कितना है? 225। अब देखें प्राइस इंक्रीज हो रही है और टोटल रेवेन्यू ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनइलास्टिक।
तो समझ आया अब कैसे हम टोटल रेवेन्यू की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है कि यूनिट इलास्टिक है। इस मेथड को क्या कहते हैं? देखिए इसमें इसको परसेंटेज मेथड तो ही ना कहते, क्यों? इसमें भाई परसेंटेज वाला फार्मूला को यूज ही नहीं किया हमने, लेकिन कहते हैं इसमें एक खामी है। आपको ये तो पता चल जाएगा कि डिमांड इलास्टिक है, भाई कितनी इलास्टिक है ये नहीं पता चलेगा। एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपको परसेंटेज मेथड ही देता है, एग्जैक्ट नंबर। इसीलिए ये हमें आइडिया तो बता देगा डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है। एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन, एग्जैक्ट नंबर हमें परसेंटेज मेथड, इसीलिए परसेंटेज मेथड को इससे बेहतर समझा जाता है। वो ये भी बताता है डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ये भी बताता है कितनी इलास्टिक इन इलास्टिक है। जी टोटल रेवेन्यू मेथड क्लियर हुआ? ये सिर्फ इतना ही था। अब आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं हम? डायग्राम के जरिए से हम आइडेंटिफाई करते हैं डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, डायग्राम के जरिए से। यानी परसेंटेज मेथड में हमने फार्मूला यूज किया परसेंटेजेस, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मेथड में हमने प्राइस जो इलास्टिक ऑफ डिमांड और टोटल रेवेन्यू का रिलेशनशिप देखा और टेबल की मदद से कैलकुलेशन कर ली। ज्योमेट्रिक मेथड में अब हम डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं। फर्ज कीजिए ये एक हमारा डिमांड कर्व है। इस मेथड को समझने के लिए जरूरी है कि डिमांड कर्व दोनों एक्सिस को टच करे। अगर वो दरमियान में होता भी है ना अगर कभी, तो हम उसको एक्सटेंड करके दोनों साइडों में मिला देते हैं। किस लिए? हालांकि नॉर्मली डिमांड कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता नॉर्मली जो हम बनाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इस पर्पस के लिए कि इलास्टिक कैलकुलेट करें, इसे दोनों एक्सिस को बढ़ा के आगे दोनों एक्सिस के साथ मिला दिया। अब कहते हैं इस पे आप इलास्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़हन में रखिएगा डिमांड कर्व पे डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो सकता है ए, एक पॉइंट ये हो सकता है बी, एक पॉइंट ये हो सकता है सी। हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगी। एक डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगी। आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि कहाँ किस तरफ जाएंगे तो डिमांड इलास्टिक होगी, किस तरफ जाएंगे तो डिमांड इन इलास्टिक होगी। देखिए अगर इस पॉइंट की बात करें, मैं आपसे कहूँ इस वाले पॉइंट पे कोई सीधी लाइन खींचे, तो ये सीधी लाइन आप ऊपर की तरफ खींचेंगे कि राइट साइड की तरफ? ऊपर। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये जहन में रखना है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे जो डिमांड है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि ये जो कर्व ये जो लाइन बन रही है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो इसी तरह मुझे बताइए इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो आप हॉरिजॉन्टल करेंगे क्योंकि सीधी तो नजर ही नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। इससे हमने रूल क्या बनाया कि डिमांड कर्व पे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे डिमांड इन इलास्टिक होती जाएगी, और डिमांड कर्व पे जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे डिमांड क्या होती जाएगी? इलास्टिक होती जाएगी। अब देखें ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। कंसेप्ट समझ आया तो बताइए, देख के डायग्राम को देख के, कोई कैलकुलेशन फार्मूला टेबल नहीं। पॉइंट सी पे डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। बताइए पॉइंट ए पे डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक? इलास्टिक। और पॉइंट बी पे यूनिट इलास्टिक। वो कहते हैं इसका छोटा सा फार्मूला भी आपको दे देते हैं। किसी भी पॉइंट पे आपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो ना, तो उसमें लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन इलास्टिसिटी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको फिर फुटा चाहिए होगा ताकि आप सेंटीमीटर नाप सकें कि कितने सेंटीमीटर, लोअर पोर्शन कितना और अपर पोर्शन कितना। लेकिन अगर एक रफ आइडिया हमें सिर्फ डायग्राम देख के भी लग सकता है कि इस एग्जाम्पल में पॉइंट ए पे डिमांड क्या है?
इलास्टिक, बी पे यूनिट इलास्टिक, सी पे इन इलास्टिक। ये है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। भाई कुछ समझ आया आपको कि ज्योमेट्रिक मेथड में कैसे इलास्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं? फार्मूला क्या है? लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। अब वो कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी हमारा, कभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना हम जिंदगी में जितने भी डिमांड कर्व बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन ही होगी और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते, नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए ये आपको एग्जाम्पल बताई गई है ये डिमांड कर्व की। इसी तरह समझाने के लिए एक दूसरी एग्जाम्पल भी बता, कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है डिमांड कर्व जो है ऐसे कर्व वाली शेप होती है, कर्व वाली शेप, यह है डिमांड कर्व। इसके अब आप देखें कर्व वाली शेप है तो वो तो कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। इसकी इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करें? कहता है नो प्रॉब्लम, आपने जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है ना, फर्ज कीजिए इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, आप एक फुट्टा लीजिए और यहां पे रख के फुट्टा, जैसे ये बड़ा फुट्टा, यहां पे लाइन रखें और सीधी लाइन खींच दे जो कि टेनियंट हो इस कर्व के। समझ आ रही बात की? यानी फुट्टा रख के सीधी लाइन खींच दे जिससे ये कर्व जो है, ये पॉइंट, ये ऐसी सीधी लाइन खींची जाए जो इस पॉइंट को हल्का सा टच करके आगे जा रही हो। समझ आई कैसे मैंने लाइन ड्रॉ की? अब देखिए हमने इस पॉइंट पे, आपने कहा था इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है ना, अब इस पॉइंट पे देखें वही फार्मूला लगा लें, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। कहता है अब आपने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, अब इस स्ट्रेट लाइन पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, वो इसी पॉइंट की इलास्टिसिटी होगी। भाई है ना साइंस? फिर सुन लीजिए, अगर तो हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। लेकिन अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो क्या करें? कहता है स्ट्रेट लाइन बना दो, लेकिन स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है कि इसमें ये पॉइंट टच हो रहा हो, क्योंकि ये पॉइंट दोनों में कॉमन हो जाएगा, कर्व में भी स्ट्रेट लाइन में भी। स्ट्रेट लाइन पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, वो इस कर्व के पॉइंट पे भी इलास्टिसिटी होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो फिर से बताइए, किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करके कितने फार्मूले हैं? कौन कौन सा? परसेंटेज मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड में क्या रूल है? परसेंटेज फार्मूला यूज करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये फार्मूला यूज करने के लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा, आपने साइड पे टेबल छोटा सा जरूर बना लेना है, बार बार कह रहा हूं, वरना गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। टेबल बना लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। दो तरीके हो सकते हैं, आर्क मेथड, पॉइंट मेथड। एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे पॉइंट मेथड से करना है कि आर्क से करना है? अगर उसने मेंशन किया हुआ जो मेथड, तो जो भी मेथड मेंशन किया उसके मुताबिक करेंगे। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आर्क मेथड से करेंगे। लेकिन अगर आईकैप के क्वेश्चन बैंक में पॉइंट मेथड से हुआ तो परेशान नहीं होना, उसकी आदत है। हमने आर्क मेथड से ही करना है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद टोटल रेवेन्यू मेथड। टोटल रेवेन्यू मेथड बेसिकली किस कंसेप्ट पे बेस कर रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और टोटल रेवेन्यू में रिलेशनशिप है। बताइए, अगर प्राइस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर जाए, प्राइस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर जाए, प्राइस इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू सेम रहे, फिर बताइए प्राइस डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर गया, इन इलास्टिक। प्राइस डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, इलास्टिक। प्राइस डिक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू सेम है, यूनिट इलास्टिक। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, डायग्राम कर्व के जरिए से, डिमांड कर्व से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, जिस पॉइंट पे आपने इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है उसके लोअर पोर्शन को डिवाइड कर दें अपर पोर्शन के साथ। क्योंकि रूल क्या है कि जैसे जैसे डिमांड कर्व में आप डाउन साइड पे आते जाएंगे, डिमांड इन इलास्टिक होती जाएगी। जैसे जैसे डिमांड कर्व पे अपर साइड पे चलते जाएंगे, डिमांड
इलास्टिक होती जाएगी। और अगर ये डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करें, स्ट्रेट लाइन बना दें। कैसे बनाएंगे, टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें जिसमें वो पॉइंट टच होता हो, ये लाजमी है जी। यहां तक समझ आ गया? चलिए अभी आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया। 2 इसकी रीडिंग कर लीजिए, इसकी रीडिंग कर लीजिए। जी रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट समझ आ गए। अब तीनों मेथड के एक्सपर्ट हो गए हम। चलिए अब असाइनमेंट नोट कर लीजिए और ये चीज ध्यान में रखिए, कल आपने ये सारे क्वेश्चंस, टोटल 8 क्वेश्चंस बनते हैं, 8 के 8 क्वेश्चंस आपने पॉइंट मेथड से भी अटेम्प्ट करने हैं
और आर्क मेथड से भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और सुन लीजिए, आपका जो वीकली टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है इस वीक से, और इस वीक का टेस्ट जो है आपका होगा थर्सडे को, जुमेरात को, परसों। उसमें चैप्टर 2 शामिल है, सिर्फ चैप्टर 2 शामिल कर रहा हूं मैं। जितना मैंने पढ़ाया है उतना, यानी जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी हमने नहीं पढ़ा, वो शामिल नहीं होगा। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो डेफिनेशंस हमने नहीं पढ़ी वो शामिल नहीं है टेस्ट में, लेकिन जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो शामिल हैं, ठीक है। जैसे रिलेटेड गुड, इंडिपेंडेंट गुड्स, ये टेस्ट में शामिल है, एग्जामिनेबल है। क्लियर हो गया। परसों हमारा वीकली टेस्ट है चैप्टर 2 का, और असाइनमेंट आपने करके लानी है, 8 क्वेश्चन है आपके। जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।